नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। नागपुर हिंसा मामले में मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की निष्पक्ष जांच की मांग। अपने खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर बोरा ग्रुप, कहा भारत सरकार मेरे जवाबों से है चिंतित, मैं बोल रहा हूं सच। हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी, प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पिजामे का नारा तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश नहीं, इस पर आई स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया। दिल्ली दंगों में पुलिस ने बनाया था आरोपी, कोर्ट ने बताया हमदर्द। इकबाल रिजवान समेत 11 बरी, संदीप राहुल समेत 8 पर आरोप तय। राष्ट्रगान के अपमान पर गिरे सीएम, तेजस्वी समेत विपक्ष ने मांगा नीतीश कुमार का इस्तीफा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा आरोप, कहा कृषि और किसान कल्याण पर चर्चा नहीं चाहता है विपक्ष। तुर्की में कुचला जाएगा विद्रोह या एर्दोगान का होगा तख्ता पलट। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख प्यारे खान ने रमजान के मद्देनजर प्रशासन से मोमिनपुरा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी जाने की बात कही है। नागपुर में मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने इस हफ्ते की शुरुआत में विदर्भ के सबसे बड़े शहर में हुई हिंसा की निंदा की और हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को शांति बहाली के लिए दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए। गई थी ये जो कल जो ढील दी गई थी उस उपलक्ष्य में जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने पूरा कर्फ्यू निकाल दिया है। आज शाम तक परिस्थिति देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, अभी कितने लोग अरेस्टिंग हो गई है? अभी जो है लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर, कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पत्र दी थी, उसमें कहा था कि कुछ इनोसेंट बच्चों को भी पुलिस ने अटक किया है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इमीडिएटली बता नहीं पाऊंगा इसमें कि किसके क्या एलिगेशन है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना को लेके किस प्रकार की सुरक्षा है, क्या एहतियात बरता जा रहा है? जो हमने क्योंकि पूरा असेसमेंट ले रहे हैं हम रोज, आज उसके आधार पे जो नमाज है, जो त्योहार चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो भी है पूरी सिक्योरिटी और पूरा असेसमेंट के साथ में हम लोग आगे पहलगाम की और डिमांड और लेंगे आज या और? देखिए, हम क्योंकि काफी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब आईटी मंत्रालय इसकी जांच करेगा। ये सवाल पूछे जाने पर कि भारत सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है, उसके जवाब में एलन मस्क के चैटबॉट ने जवाब दिया है कि भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। एक्स पर अर्जुन नाम के एक यूजर ने पूछा, यार ग्रोक अब क्या होगा तुम्हारा, भारत सरकार तुम्हारे ऊपर जांच बिठा रही है, क्या वो तुमसे डर गई है, जवाब दो भाई। इसके जवाब में ग्रोक एआई ने कहा है, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है, शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा है। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये एआई नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूं भाई। ग्रोक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इस चैटबॉट को एलन मस्क ने एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्स एआई की ओर से बनाया है। इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि ये लोगों के पूछे गए सवालों का जवाब देने और बाकी अन्य कामों को आसान बनाए। अगर कोई भी यूजर ग्रोक से सवाल करता है तो उसे एक्स पर ग्रोक को टैग करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ग्रोक एआई की आधिकारिक वेबसाइट www.grok.com पर जाकर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति की जगह कुलगुरु की उपाधि को लेकर विधेयक पारित होने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये यहां से शुरू करके दक्षिण तक ले जाएंगे। लोगों को कुलगुरु समझने में बहुत समय लगेगा। चांसलर और वाइस चांसलर हर व्यक्ति समझता है। हमारी संस्कृति में कुलगुरु का अलग अर्थ है। ये यहाँ से शुरू करके दक्षिण तक ये आग ले जाएंगे। अब कोई अंग्रेजी, जिन्हें ये कुलगुरु पढ़ा रहे हैं, अपने लड़कों को सबको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कुलगुरु समझने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को।
चांसलर वाइस चांसलर को तो एवरीबडी नोज, बिना पढ़ा लिखा भी आदमी जानता है। अब कुलगुरु ये नहीं समझ पाएगा, ये वाइस चांसलर के लिए है और हर कुल का एक कुलगुरु होता है। भगवान कृष्ण के भी कुलगुरु थे, वो क्या नाम, गर्ग महाराज। तो भाई कुलगुरु दूसरे तरह के होते थे। हमारी संस्कृति में कुलगुरु हैं परिवार के जो सारे धार्मिक कार्य क्रियाकलाप करते वो कुलगुरु होते हैं। पिछले 10 सालों से ईडी की कार्रवाइयों पर संसद में केंद्र सरकार के जवाब पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस का प्रश्न है कि संस्था का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये आज जिन अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अधिकार इन संस्थानों को कांग्रेस सरकार ने दिए हैं। आज भारत की मजबूती के बजाय भाजपा की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर हम चिंतित हैं। इस तरह इसको देख रहे हैं। मेरा ख्याल है आप शायद किसी जो संसद में उत्तर दिया गया उसको रेफर कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ, जिनमें सांसद, मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण आदि हैं, हाँ, उनमें केवल 2 के खिलाफ कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ ये इकट्ठा कर पाए हैं। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं, हमारा प्रश्न है दुरुपयोग का। कांग्रेस का प्रश्न है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, संस्था का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, इन संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रहनी चाहिए। ये जिन अधिकारों का आज उपयोग कर रहे हैं वो अधिकार इनको कांग्रेस की सरकार के समय में दिए गए हैं। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने खड़ी की हैं और उनको एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विकसित किया है ताकि भारत मजबूत हो। आज भारत की मजबूती के बजाय जो है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए ये संस्थाएं काम कर रही हैं। इससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर के हम चिंतित हैं। अब मैं समझता हूं कि ईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस आईने में अपने काम को देखेंगे और जो लोग उनको इस तरीके से उनका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं उससे बचेंगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सारी संस्थाएं, जो संस्थाएं आज हमारा गौरव बनी हुई हैं वो भी, और जिन संस्थाओं का आज दुरुपयोग कर रहे हैं वो भी पंडित नेहरू जी ने खड़ी की। पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का वादा पूरा न करने को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने और डिटेन कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़ी ने कहा है कि हमने पंजाब विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया और पिछले 3 सालों से राज्य सरकार पंजाब के महिलाओं को धोखा दे रही है तथा महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा पूरा नहीं कर रही है। आज असी विधानसभा का जिहड़ा घेराव है वो रखिया सीगा, मगरले 3 सालों तो पंजाब की सरकार पंजाब दीयां औरतां महिलावां नूं बेवकूफ बना रही है। उन्हां नाल धोखा किया गया कि असीं 1000 रुपया महीना देंगे। अज जो 3 साल बीत गए, 36,000 रुपया जिहड़ा बकाया है। साडी मंग है कि बजट दे विच 36,000 रुपए की जिहड़ी देन दी है प्रोविजन रखन ते नाल ही अगे तो 1100 रुपया प्रति महीना औरतां नूं दिता जावे। इहदे नाल नाल साडी मंग है, इन्होंने कहा सी 2500 रुपया पेंशन करांगे, अज 1500 रुपया पेंशन है। कांग्रेस वेले दी है। असी सवाल करना है भगवंत मान की चुनी हुई सरकार दे 3 साल हो गए, सारा पंजाब अज सड़कों ते है। अज पंजाब दियां महिलावां ने और महिला कांग्रेस ने तैया किया कि जिन्ना चिकर बजट सत्र दे विच ये महिलावां दे वास्ते 1000 रुपया और बकाया 36,000 रुपए की प्रोविजन नहीं रखेंगे। असी इस तरह महिलाओं की लड़ाई लड़ांगे और धरने लावांगे तो प्रदर्शन करांगे। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आपकी पीएससी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सौरभ गोपाल राय की जगह लेंगे। इसके अलावा आपकी पीएससी की बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। 4 राज्यों में प्रभारी और 2 राज्यों में अध्यक्ष बनाए गए हैं। महराज मलिक को जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज गुप्ता को गोवा का प्रभारी बनाया गया है। गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी और संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। जिसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया उसके हक की आवाज़ हम उठाएं
और 2% मात्र ज़्यादा जो भाजपा का वोटर था उनके हकों के लिए भी लड़ें, क्योंकि उन्होंने जो 2,500 रुपये महीने के लिए वोट दिया, जो उन्होंने गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया, उनकी लड़ाई भी हम लोगों को लड़नी पड़ेगी और संगठन को दिल्ली में मजबूत करेंगे। सौरभ जी, आप देखिए, बजट के अंदर हमारी प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। जो वादे दिल्ली की जनता को किए गए हैं उनका बजट में प्रावधान करना पड़ेगा। महिलाओं के लिए आपको 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना है, गैस सिलेंडर के लिए आपको प्रावधान करना है, नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान आपको करना है, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा वालों के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान आपको करना है, जो गरीब और जो दलित छात्र हैं उनको वजीफे का प्रावधान जो आपने कहा था वो आपको करना है। तो ये सारे के सारे प्रावधान आपको बजट में करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बजट में प्रावधान नहीं किया हम देंगे, इसका मतलब आप नहीं देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो चुनाव है, चुनाव तो एक बाय प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि संगठन को मजबूत करना और जो लोगों की अपेक्षा, जिस आधी दिल्ली की अपेक्षा हमारे से थी, जिन्होंने हमें वोट दिया, उनकी लड़ाई को लड़ना। संगठन निर्माण, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उसके पिजामे का नारा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाना की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने की है। जज द्वारा की गई टिप्पणी सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि इस तरह के कई आरोपों में बार बार प्रयुक्त की जाती है। अब इस पर स्वाति मालीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक बच्ची के साथ इतना गलत हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि उसकी रेप करने की कोशिश की गई है। मुझे इस स्टेटमेंट में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव है और मेरा ऐसा मानना है कि ये समाज के लिए काफी खतरनाक है और मैं चाहती हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। दिल्ली में आज से लगभग 5 साल पहले साल 2020 में दंगे हुए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए को लेकर उस समय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच सीए के समर्थन और विरोध में इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में झड़प हुई। इन दंगों के दौरान एक ऑटो चालक की हत्या हो गई थी। ऑटो चालक की हत्या के आरोप में इकबाल रिजवान समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब इन 11 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ संदीप, राहुल समेत 8 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार 11 लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया है कि अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और असल में वो पीड़ित व्यक्ति के लिए सहानुभूति रखते थे, वो पीड़ित व्यक्ति के हमदर्द थे। अतिरिक्त सत्र जज ने 18 मार्च को पारित आदेश में गवाहों के बयानों और घटना के वीडियोज के आधार पर यह टिप्पणी की। जस्टिस ने कहा कि गवाहों के बयान और घटना के वीडियोज से पता चलता है कि ऑटो चालक बब्बू की पिटाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ का कोई रोल नहीं था, जबकि वो पीड़ित के लिए सहानुभूति रखते थे। यहाँ कोर्ट ने एक तरफ 11 आरोपियों को इस केस में बरी कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने दूसरे समुदाय के 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के मामले तय करने का आदेश दिया है। जस्टिस ने कहा कि दूसरे समुदाय के इन 8 आरोपियों ने ऑटो चालक पर हमला किया और उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़कर चले गए, जिसके बाद प्रतिद्वंदी समुदाय के सदस्य, जिसमें छुट्टी पा चुके लोग भी शामिल थे, उस लड़के के पास आए और उसे मौके से उठाकर फौरन ले गए। समुदाय ने कहा है कि ऑटो चालक बब्बू पर सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के चलते हमला किया गया था। जस्टिस ने कहा है कि इसलिए किसी भी तरह से ये कल्पना नहीं की जा सकती कि पीड़ित बब्बू पर हमला करना मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ का इरादा था। पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था, उसके बाद से ही पंजाब में बहुत काम हुए हैं। पंजाब के इतिहास में इतने काम पहले कभी नहीं हुए थे। मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गाँवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और न सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के
एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है और एक बदलता हुआ पंजाब देखे। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए। मेरठ में खौफनाक साजिश ने प्यार, धोखे और हत्या की एक दिल दहला देने वाली कहानी लिखी है। 3 नाम सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला अब शहर में सनसनी बन चुके हैं। सौरभ, जो मुस्कान का पति था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन ये कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें प्रेमी साहिल और पत्नी मुस्कान ने मिलकर सौरभ को मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें ड्रम में डालकर सीमेंट में जमा दिया गया ताकि सच कभी सामने न आए। मगर जुर्म कितना भी गहरा दफन क्यों ना हो, सच की परतें आखिर खुली जाती हैं। अब इस मामले में मेरठ के एसएसपी ने प्रतिक्रिया दी है। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं, जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जांच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं, उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाएगी। सर, इसमें काला जादू की वारदात दिखाई जा रही है, क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो राष्ट्रीय गान के वक्त इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कुछ लोगों से हाथ भी जोड़ते दिख रहे हैं। अब इस पर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई है। उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। सर, इसके अलावा एक वीडियो आपने देखा, ये देखिए राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान देश की आजादी का सम्मान है। ये राष्ट्रगान और हमारा राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा, ये कहीं बाजार में नहीं मिला। तिरंगा झंडा कि कहीं बाजार से खरीदा गया, लाखों लाख लोगों की कुर्बानी के बाद हमें देश का तिरंगा झंडा मिला है और ये हमारा राष्ट्रगान भी हमको मिला है। बड़ी कुर्बानियां हैं, इसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, बहादुरी का इतिहास है और जिस राष्ट्रगान को बड़े संजीदगी के साथ हम राष्ट्रगान गाते हैं, लेकिन अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरह से राष्ट्रगान, एक तरफ राष्ट्रगान हो रहा है और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हाथ से इशारा, जबकि दूसरा आदमी मना कर रहा है, इशारा कर रहा है कि नहीं, सीरियस होने के लिए, गंभीर होने के लिए। तो ये बहुत ही निंदनीय है।
पता नहीं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी किस भाव में थे, तो उनको देश की आज़ादी के बारे में जानकारी नहीं है और इसीलिए ये राष्ट्रगान का अपमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ऐसे में नीतीश के राष्ट्रगान के समय मुस्कुराने और गंभीर नहीं होने को लेकर आरजेडी के नेताओं ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसे लेकर राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत कुमार को गद्दी सौंप दें। चुप हैं, सीएम को माफी मांगनी चाहिए। कौन है भाई? बड़ा बीच में कौन बोलते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसके चलते ऐसे। अब देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहे हैं। यहीं से मारिए, यहीं से मारिए। सर इधर तेजस्वी जी, इधर। संसद में बजट सत्र का दूसरा भाग हंगामे के भेंट चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को भी संसद को स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दलों के लगातार हंगामे पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। शिवराज ने आरोप लगाया कि विपक्ष कृषि और किसान कल्याण को लेकर चर्चा नहीं चाहता। शिवराज ने कहा कि कृषि पर चर्चा थी, विपक्ष के चलते कृषि किसान कल्याण पर चर्चा नहीं हो सकी। कल कृषि और किसान कल्याण मतलब खेतीबाड़ी और किसान पर संसद में चर्चा होनी थी, लोकसभा में चर्चा होनी थी। चर्चा लोकतंत्र के प्राण है। चर्चा, बहस, संवाद कल्याण के कामों को और आगे बढ़ाती है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष भी सार्थक चर्चा करे, अपनी बात रखे, अच्छे सुझाव दे। सकारात्मक सुझावों का सदैव स्वागत है। लेकिन दुख की बात है कि कल विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है। मैं तो साल भर से चर्चा की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि विपक्ष भी हमें अपनी बात कह सके। मैं प्रतिपक्ष से आज आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दे, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करे, चर्चा करें, ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें। अगर वो बाधा पैदा करते हैं तो यही सिद्ध होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो किसानों पर और किसी कल्याण पर चर्चा चाहते ही नहीं है। नागपुर हिंसा पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि आज ये देश के लिए चिंता का विषय है। देश में जो माहौल बन गया है, मैं सत्ता में बैठे लोगों से आग्रह करूंगा कि देश हित सबसे बड़ा होता है। अगर आप धर्म और जाति के नाम पर माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। ये देश हित में नहीं है। अब ये देखिए, ये तो चिंता लगी हुई पूरे देश के लिए। पूरे देश के अंदर जो माहौल बन गया है, मैं तो आग्रह करूंगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग उनसे भी कि देश हित सबसे बड़ा होता है। आप अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। एक न एक दिन वो देश हित पे नहीं है। तो मेरा मानना है कि इस पे कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये मन में सोचो, संकल्प करो और सब लोग प्यार मोहब्बत से भाई के भाई की तरह रहे, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, वही भावना सब में होनी चाहिए। तुर्की में फिर से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता इकरम इमामोगलू की गिरफ्तारी। इकरम वर्तमान में तुर्की के शहर इस्तांबुल के मेयर हैं।
इकरम को गिरफ्तार किए जाने के बाद से लोग लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्की की रेजेप तैयब एर्दोगान सरकार को इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। देश में कई जगहों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की खबर सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामाजिक समारोह पर भी पाबंदी की बातें सामने आ रही हैं। वहीं लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो इसके लिए मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। ये पहली घटना नहीं जब एर्दोगान सरकार को विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। एर्दोगान के शासन के खिलाफ सबसे पहला प्रदर्शन 2013 में देखने को मिला था। तुर्की के शहर इस्तांबुल के गेजी पार्क पे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। ये प्रदर्शन कुछ लोगों ने शुरू किया था जो कि शहरी विकास के खिलाफ पर्यावरण प्रदर्शन के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ ही समय में ये राष्ट्रव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया। इसमें लाखों लोगों ने एर्दोगान की बढ़ती तानाशाह नीतियों और पुलिस की बर्बरता का विरोध किया। एर्दोगान ने बेहद कठोरता के साथ दमन किया। इसके परिणाम स्वरूप कई मौतें हुई और हजारों गिरफ्तारियां भी हुई। इसी साल 2013 के अंत में भ्रष्टाचार जांच में एर्दोगान की सरकार में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों का नाम आया। इसमें मंत्री और उनके परिवारों के लोगों के शामिल होने के आरोप थे। बाद में इसे एर्दोगान और उनके पूर्व सहयोगी गुलेन के बीच एक आंतरिक सत्ता संघर्ष के रूप में देखा गया। एर्दोगान ने जांच को न्यायिक तख्तापलट करार दिया और गुलेन से जुड़े हजारों पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों को हटा दिया। तुर्की की सत्ता संभालने के बाद से एर्दोगान ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीपीके और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रखी। कार्यकाल के शुरुआती सालों में उन्हें कुर्द नेताओं के साथ शांति वार्ता की, लेकिन 2015 में वो टूट गए। इसके बाद से ये फिर से संघर्ष शुरू हो गया। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।